नमस्कार। आज हम दो बहुत ही दिलचस्प आधुनिक हिंदी दंत कथाओं को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानियां हमें लालच और दया के बारे में कुछ ऐसी बातें सिखाती हैं जो कह सकते हैं कि आज भी उतनी ही सच्ची हैं जितनी शायद सदियों पहले थी। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और इनके असली मतलब को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि लालच की असली कीमत क्या होती है। ये सवाल तो सदियों पुराना है ना? आज हम जिन दो कहानियों की बात करने वाले हैं वे हमें इस सवाल का जवाब बड़े ही नाटकीय अंदाज में देती हैं। लेकिन इन्हें सिर्फ कहानियां समझने की भूल मत कीजिएगा। ये एक तरह से मानव स्वभाव पर की गई एक केस स्टडी की तरह हैं। ये हमें दिखाती हैं कि हमारे अंदर की अच्छाई और बुराई असल में कैसे काम करती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन कहानियों के विलन्स की। देखते हैं कि उनका लालच उन्हें और उनके आसपास के लोगों को कैसे तबाह कर देता है। यहाँ पर ना लालच के दो अलग अलग चेहरे हमें दिखाई देते हैं। एक तरफ है प्रधान, जिसका लालच बिल्कुल खुला और आपराधिक है। वहीं दूसरी तरफ दिनेश है, जो अपने लालच को धोखे और शोषण के पर्दे के पीछे छिपाता है। लेकिन मजे की बात यह है कि अंत में दोनों ही तरीके एक जैसे विनाशकारी साबित होते हैं। जरा दिनेश की सोच तो देखिए, ये उसका मूल मंत्र है। अपने पतन से पहले वो अपने लालच को बिना किसी शर्म के स्वीकार करता है और ये मानता है कि यही तो सफलता का रास्ता है। और असल में यही मानसिकता उसके और पूरे गांव के विनाश का कारण बन जाती है। और ये वाली बात तो पाखंड की हद ही है। लच्छू का सब कुछ लूटने के बाद प्रधान के आदमी अपनी चोरी को सही ठहराने के लिए कैसा अजीब तर्क दे रहे हैं। वो अपनी चोरी को एक आध्यात्मिक उपकार की तरह पेश कर रहे हैं। कमाल है। तो विलन्स की बात हो गई, अब आते हैं कहानी के हीरोज पर। देखते हैं कि जब उनकी परीक्षा की घड़ी आती है तो वो क्या नैतिक विकल्प चुनते हैं। लच्छू की परीक्षा बहुत सीधी लेकिन बहुत गहरी है। सोचिए, इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी उसकी दयालुता खत्म नहीं होती। जब उसके पास सचमुच कुछ भी नहीं बचता तब भी वो देने का विकल्प चुनता है, और यही निस्वार्थता उसे एक ऐसा इनाम दिलाती है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। दिनेश का मामला थोड़ा अलग है। उसका बदलाव एक झटके में नहीं होता, ये एक पूरी यात्रा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली छुटकारा सिर्फ माफी मांगने से नहीं मिलता। नहीं, ये मिलता है अपनी गलती को मानने और फिर उस नुकसान को ठीक करने के लिए असल में कुछ करने से। जब वो जिम्मेदारी लेता है तब जाकर उसका उद्धार शुरू होता है। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आते हैं। इन कहानियों में ये जो जादू है ये क्यों है? दंत कथाएं ऐसे अलौकिक तत्वों का इस्तेमाल करती ही क्यों हैं? देखिए, इसे समझने के लिए एक टर्म है अलौकिक न्याय। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कहानी में कोई जादुई या दैवीय शक्ति आती है और अच्छे या बुरे कर्मों का फल तुरंत हाथों हाथ दे देती है। इससे क्या होता है कि जो नैतिक सबक है वो बहुत साफ और शक्तिशाली बन जाता है। और इन कहानियों में ऐसे बहुत से जादुई उत्प्रेरक हैं, जैसे कि वो रहस्यमयी भिखारी, शापित रेत का प्राणी या वो जादुई संदूक। ये सब सिर्फ कहानी को मजेदार बनाने के लिए नहीं है। असल में ये उस अलौकिक न्याय को पूरा करने के औजार हैं जो किरदारों को उनके कर्मों का फल तुरंत देते हैं और उन्हें अपने किए का सामना करने पर मजबूर करते हैं। तो इन सब बातों से हम सीखते क्या हैं? चलिए, दोनों दंत कथाओं से मिलने वाले जो मुख्य नैतिक सबक हैं उन्हें एक साथ रखकर देखते हैं। इस टेबल को देखें तो सब कुछ साफ हो जाता है। लच्छू की कहानी हमें दिखाती है कि लालच एक ऐसा जाल है जिसमें इंसान खुद ही फंसता है, जबकि दयालुता अप्रत्याशित पुरस्कार लाती है। वहीं दिनेश की कहानी ये सिखाती है कि एक इंसान का स्वार्थ पूरे समुदाय को बर्बाद कर सकता है और सच्चा छुटकारा सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी स्वीकार करने से ही मिलता है। और यही सबसे जरूरी बात है, इन कहानियों में जादू कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो बस इनाम या सजा देती है। नहीं, ये जादू किरदारों के अंदर के नैतिक फैसलों को ही बाहरी दुनिया में सच कर दिखाता है। प्रधान का लालच ही उसे एक जाल में फंसाता है और दिनेश की बदली हुई अच्छाई ही एक अभिशाप को तोड़ती है। और आखिर में ये सवाल हमारे लिए है, क्या ये सरल कहानियां सिर्फ बच्चों के मनोरंजन के लिए हैं, या फिर ये लालच, दया और जिम्मेदारी के बारे में ऐसी सच्चाइयों को उजागर करती है जो आज के दौर में भी हम सभी के लिए एक चेतावनी की तरह है?